नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक जमाना था जब देवानंद को सदाबहार हीरो के तौर पर देखा जाता, सुपरहिट और सदाबहार। कोई मौसम आया, कोई मौसम गया, कोई नेता, कोई हीरो आया, कोई हीरो नहीं आया, कोई चला नहीं चला, लेकिन वो सदाबहार रहे। हिंदुस्तान की राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो सदाबहार हीरो हैं। उनके मौसम से, चुनावों से, राजनेताओं से, सरकारों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदाबहार रहते हैं। देश में, दुनिया में, देश की सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते हैं। सब लोग उनका, जिस पार्टी में रहते हैं वहां तो सम्मान होता ही है, जिस पार्टी में नहीं रहते वहां भी उनका सम्मान होता है। जिस पार्टी में रहते हैं वहां के लोग घबराते भी हैं, जिस पार्टी में नहीं रहते वहां के लोग भी घबराते हैं, लेकिन सदाबहार वो बने रहते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति का एक ऐसा बड़ा नाम है जिनका सम्मान से नाम लिया जाता है, वो है केसी त्यागी साहब। उन्हें मैं पार्टी के साथ नहीं जोड़ता, विचारधारा के साथ जोड़कर देखता हूँ। समाजवादी विचारधारा के साथ वो लगे हुए रहे। 50 साल की राजनीति, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, नहीं रहे, सरकार के साथ रहे, सरकार के साथ नहीं रहे, लेकिन समाजवाद की विचारधारा का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। मैं हमेशा ही उनका सम्मान राजनीतिक तौर पर भी और बड़े भाई के तौर पर भी करता हूं। तो त्यागी साहब हमारे साथ हैं। अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड, जिसके वो फाउंडर मेंबर्स भी रहे। वैसे मैं समाजवाद में यदि लोहिया जी के बाद के लोगों को देखूं तो उनमें एक प्रमुख नाम है त्यागी साहब। तो त्यागी साहब ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है, नई पार्टी के साथ है, वो भी समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी है। तो क्या कैसे हुआ सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नए कलेवर के साथ नए प्लेटफॉर्म पर आप हैं। हालांकि मेरे को तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि आपकी विचारधारा जहां पर है वो वहां पर आप बने हुए हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये बदलाव की वजह क्या रही, क्यों ये फैसला करना पड़ा? जो आपकी आदत है उसका खामियाजा है ये? सच बोलने की सजा मिलती है? आप अनम्यूट कर लें अपने को। प्रदीप, जी आप ठीक है। एक तो मैं आपके जो प्रारंभिक संबोधन है उसको बहुत आदर के साथ स्वीकार करता हूं। और मैंने जो लोकतंत्र की पढ़ाई पढ़ी है वो असहमति पर आधारित है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए खासतौर से यूरोप में बड़े संग्राम हुए। पैलिसिस के खिलाफ जनता ने आंदोलन किए थे और एक स्टेज तो विजय ऐसी थी जब चर्च भी साथ खड़ी हो गई राजा रानियों के साथ, तो उनके विरुद्ध भी ये आंदोलन पहुंचा। तो मैं कम उम्र में जो यूरोप के अच्छे स्कॉलर्स थे, महात्मा गांधी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, जयप्रकाश जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैं अटल जी से संसदीय राजनीति में बड़ा प्रभावित। मैंने एक अभी उनका ताजा सुना कि बहुमत भी अगर हो तो भी सहमति बनाने के प्रयास कर। मैं मानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 47 के बाद जो उन्होंने जो वेस्टर्न से जो पढ़ाई के साथ जो लेकर के आए थे उसको यहाँ पे उजागर करने का, जीने का काम किया। अब देखो फ्रीडम मूवमेंट में भी देखो, भगत सिंह की अलग था, सुभाष बाबू अलग थे, गांधी जी अलग थे। तो एक तो ये प्रतिद्वंदिता नहीं है भाई, माफ कर। और एक ये असहमति है, ये नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, बदला लेना नहीं है, विद्वेष पालना नहीं। तो मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से भी, मेरे लिए सॉरी दैट वी डिसएग्री विद यू। मेरे लिए लोकतंत्र ये है, इसमें हार जीत भी नहीं, जय पराजय होती नहीं है। एक दूसरा ये है कि कम उम्र में ही सही मैं किताबें पढ़ करके राजनीति में आया। मेरे पिताजी को बड़े आदमी नहीं थे जिनकी विरासत को मैं कैरी कर रहा हूँ, कोई धनाढ़ लोग हम नहीं थे जिसको के बलबूते पर मुझे टिकट मिले हों। और उसमें वो दौर था, आज वो दौर नहीं है, मैं कबूल करता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का भी और समाजवाद का, ये दोनों चीजें कमजोर पड़ी। रूस में, चीन में, वियतनाम में, क्यूबा में
पहले तो ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई थी, एज वेल एज कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई थी, वो सब खत्म हो गया। और कई लोग तो कहने लगे, मित्र लोग भी, कि जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है, दैट एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय सोसाइटी, ये अननेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। ह्यूमन नेचर। धर्मनिरपेक्षता जो थी वो गांधी की थी, वो वर्तमान नेताओं की नहीं थी। ये तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो 80 के दशक में दौड़ा दौड़ी हुई है, उससे वो काफी अतिरंजित होगी। मैं उस समय मुलायम सिंह जी के साथ भी था। तो कांग्रेस का स्थान, नोट ऑफ बीजेपी, कांग्रेस का स्थान लेना है तो दलित और जो माइनॉरिटी का वोट है वो हमारे साथ आना चाहिए। ये 80 के दशक की छाया है जो हम झेल रहे हैं आज। मुलायम सिंह यादव जी अलग प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग प्रयास कर रही थी, वीपी सिंह अलग मसीहा बने हुए थे, और इन सबसे अलग मायावती एक नया कम्बिनेशन बनाने के लिए लगी थी। और मैं बहुत तकलीफ के साथ आपके इस बातचीत में कहना चाहता हूं कि ये गांधी की धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, लोहिया की नहीं। हमारा हल्का सा डेविएशन था। ये धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम वोटों के लिए है ही नहीं, जो गांधी ने हमें दिया, जो संविधान ने हमें दिया। तो हम थोड़े से भटके, दाएं बाएं हुए, वो भी आज का विषय नहीं है जो आपने शुरू किया है। मैंने एक तो आज तक दल नहीं बदला। हम लोग लोक दल में भर्ती हुए थे, लेड बाई चौधरी चरण से। वो फिर जनता पार्टी में शामिल हो गया, हम जनता पार्टी में चले गए। जनता पार्टी टूटी, दोहरी सदस्यता के सवाल पर हम चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जी के साथ रहे। फिर वो लोकदल बन गया, हम लोकदल में रहे। फिर लोकदल का भी बंटवारा हुआ, लोकदल कर्पूरी, लोकदल चरण सिंह, हम कर्पूरी जी के साथ चले गए। हालांकि मुझे चरण सिंह जी के साथ रहना चाहिए, लेकिन समाजवादी पृष्ठभूमि के होने के कारण ये जोखिम भी मैंने उठाया। मेरे जिले में कमेटी नहीं बनी कभी लोकदल कर्पूरी की, और चरण सिंह जी अपने बड़े कद के स्थान पर थे। फिर जल्दबाजी में वो पार्टी चल नहीं पाई। हम चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी में अनकंडीशनल मर्ज हो गए, और मैंने उसको उस समय संज्ञा दी थी कि जनरल नियाजी के बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, बीजू सबके सब पटनायक, चिमन भाई पटेल, जॉर्ज फर्नांडिस, जो भगवान से भी बहस करते थे, वो चंद्रशेखर जी की पार्टी में अनकंडीशनल सरेंडर कर उसमें चले गए। वहां हमारी भी नहीं बनी बिल्कुल भी। और जब हम गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंगलोर में, चंद्रशेखर जी पदयात्रा करके आए थे। पहली सरकार कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की बन रही थी। पहले दिन ही कर्पूरी ठाकुर और कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल दोनों असहज हो गए। कर्पूरी जी विरोधी थे, जिनको हटाया था कर्पूरी जी ने, वो अगली लाइन में बैठे थे, कर्पूरी जी पीछे। जो देवीलाल हटाओ मुहिम में हरियाणा में थे, वो पहली पंक्ति में थे। अब रात को जो इनके डिस्कशन थे, मुझे लगा ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो 84 आते आते चरण सिंह जी के नेतृत्व में फिर डीएमकेपी बनती है, दलित मजदूर किसान पार्टी। उसमें सारे अनकंडीशनल चले आते हैं उसमें भी। और मैं भी लोकसभा का पहला चुनाव बहुत कम उम्र में उसी पार्टी से लड़ता। फिर चौधरी अजीत सिंह जी की इमरजेंस होती है, तो उसका ऊंचे पैमाने पर लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं वो बहुत आसानी से उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिर विवाद होता है, लोकदल अजीत सिंह बनता है, और फिर लोकदल बहुगुना बनता है। यहाँ मैं फिर इमोशनल गलती करता हूँ कि मैं बजाय अजीत सिंह जी के साथ चला, बेसिकली मुलायम सिंह जी के साथ जी। उनसे हमारी प्रतिबद्धता वैचारिक फिर वैसी थी। जनता पार्टी बनती है, जनता दल, लेड बाई वीपी सिंह जी। और उसको देवीलाल बनाने वाले, देवीलाल जी मेरे लंबे समय से नेता है, मैं उसमें शामिल होता हूं, मैं एमपी बनता हूं। और विजय जी वो है पार्लियामेंट, चंद्रशेखर जी हैं, वीपी सिंह हैं, राजमाता सिंधिया है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आडवाणी है, सोमनाथ चटर्जी हैं, इंद्रजीत गुप्ता हैं, कौन कौन नहीं है। और कैसी कैसी परंपराएं उस दौर के, कैसे कैसे नेता हैं। उन्हीं दिनों युद्ध चल रहा है ये अपना
हाँ, इराक पे बड़े बुश ने हमला कर दिया, जी बाद में अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वामपंथी दलों को अच्छा नहीं लगता कि भारत की भूमि का दुरुपयोग अमेरिका करे। अमेरिका करे। जी अमेरिका करे, हाँ, यहाँ से रिफ्यूलिंग ना हो। तो सोमनाथ दा और इंद्रजीत गुप्ता अटल जी के पास जाते हैं दफ्तर, ये तो नहीं होना चाहिए हमारी जमीन का, हम तो न्यूट्रल हैं, ये हैं, गुटनिरपेक्ष हैं। तो विनोदी स्वभाव में अटल जी कहते हैं, यहाँ क्यों कह रहे हो, कल संसद में उठाओ ना। अगले दिन संसद में उठता है और रिफ्यूलिंग बंद हो जाती है। तो हम तो भाई माफ करना, बेस्ट परंपराएं वो, विरोधी जो अपना है, जो असहमति अपने वाला है, वो दुश्मन नहीं। मैं उस सदन में बैठा हूं जिसमें राजीव गांधी, जिनकी माता श्री की हत्या हुई थी, वो भी हैं, और सतवंत सिंह की विडो भी है, बिल्कुल। एमपी, कभी तकरार नहीं। वीपी सिंह उनको अपदस्थ करके प्रधानमंत्री बने हैं कि कटुता नाम की चीज नहीं है। जब वीपी सिंह बोलते रहते हैं, राहुल गांधी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते हैं, वीपी सिंह तुरंत बैठ जाते राजीव गांधी, हैं। जबकि वीपी सिंह ने पूरा का पूरा सरकार को, जैसे आंदोलन ही उसके खिलाफ बोफोर्स का कैंपेन जो चला, हाँ, तो वो श्रेष्ठ परंपराएं भी पढ़ लिख करके हम इसमें शामिल हुए। और उसके बाद जनता दल बनता है, फिर टूटता है, मंडल भी उसमें एक मुद्दा है। तो वीपी सिंह के साथ में जाता हूँ, जाना चाहिए था मुझे देवीलाल जी के साथ, और आज आपके उस पर कह रहा हूँ चैनल, मुलायम सिंह यादव जी और संजय सिंह जीवित थे। वो आए थे, मैं पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था, चेयरमैन था, मेरे कमरे में कि कल आपको ओथ लेनी है। शाम को जब मैं आया, मैं एक पत्रकार मित्र हैं, वो दिवंगत हो गए, संपादक थे बड़े अखबार के, उनके आवास पे मुझको बुलवाते हैं मेरे मित्र, मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे, नाम ना लो तो अच्छा ही है। वहां चंद्रशेखर जी बैठे हुए, तो जाते ही मेरे मित्र कहते हैं कि आपके सूचना प्रसारण मंत्री आ गए, यानी कि मेरा मंत्रालय भी उन्होंने तय कर दिया। बहुत विनम्र भाव से, चंद्रशेखर जी से नहीं, वो बड़े थे, मैंने अपने मित्र से कहा, ये परंपराओं की सीख थी। 2004 में जॉर्ज साहब, शरद यादव, नीतीश कुमार के प्रयासों से मुझे मेरठ से टिकट मिला, एनडीए का मैं उम्मीदवार हूं। दिवंगत मेरे मित्र थे प्रमोद महाजन जी, वो मुझको बुलाते हैं अगले दिन, कहे कि आप तीर के चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं जीत नहीं सकते, मेरठ की सीट 4 बार से बीजेपी की सीट है, कमल का चुनाव चिन्ह। मैंने कहा अभी तो 2 घंटे पहले अटल जी से, अडवाणी जी से जॉर्ज साहब मेरा टिकट लेके आए हैं, और अभी मैं 2 घंटे बाद ये बात कर दूं। तो प्रमोद जी बहुत व्यवहारिक थे, उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए जनता दल के उम्मीदवार श्री केसी त्यागी चुनाव चिन्ह कमल से चुनाव लड़िए, और जब जीत जाओ अगले दिन मैं आपको एक्सपेल कर दूंगा पार्टी से, जनता दल ज्वाइन कर लेना। मैं चुनाव हार गया था, लेकिन मैं कमल से, मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी सहयोगी साथी पार्टी का चुनाव चिन्ह था, लेकिन मुझे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म लगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ विजय जी आपसे कह रहा हूं, क्या एज ऑन टुडे ये चीजें संभव है? इसलिए जिन्हें आप सफलताएं कहते हो, जयप्रकाश जी ने चंडीगढ़ जेल से एक अपनी कविता लिखी थी कि ऐसा नहीं है कि सफलताएं मेरे करीब नहीं आ रही थी, जब जब भी मेरे करीब सफलता आती थी मैं उनसे दूर भागता। 47 से पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जयप्रकाश जी उसके सदस्य थे। और एक बार तो बातचीत में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उनसे पूछते हैं हु आफ्टर यू, उन्होंने कहा व्हाई नॉट जेपी। और जेपी, और रिश्ते कैसे निभाए इन्होंने? जब जनता पार्टी जीत जाती, चंद्रशेखर जी प्रयास करते हैं कि दोनों के रिश्ते खराब ना, और जब नई कांग्रेस के नेता जो जिद्दी हैं, जो इंदिरा गांधी को स्पॉइल कर रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशन कराते हैं, खैर चुनाव जीत जाते हैं और चंद्रशेखर जी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। इंदिरा गांधी को से इतने नाराज है मोरारजी भाई कि उनको मकान देने के लिए तैयार नहीं। चंद्रशेखर जी इंदिरा जी के पास जाते हैं, वहां राजीव गांधी बैठे हुए, तो इंदिरा जी कहती है देखिए मुझको मकान नहीं दे रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर जी मोरारजी भाई के पास जाकर के, ये संवाद है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपसे कहता हूं उनको रहने के लिए मकान, उनको मकान अलॉट हो जाता है, ये जो 12 तीर मूर्ति लेन है इसमें। और एक दिन फिर ऐसा आता 2000
1984 में कि चंद्रशेखर जी चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि राजीव गांधी उस समय मौजूद थे, तो अपने मिनिस्टर को भेजते हैं चंद्रशेखर जी के पास कि जब तक भी आप रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। मैं हम तो विजय जी इन परंपराओं से निकल करके आए हैं। एक तो हमने दल नहीं बदला। अब का जो आपने तात्कालिक तौर पे पूछा है, तो 5 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड बनाया था। 2000 के चुनाव में मैराथन एफर्ट्स के बाद भी हम लोग बहुमत नहीं ले पाए, यानी कि अटल जी ने 1 हफ्ते के लिए ओथ दिलाई थी नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार भी महसूस करते थे, जॉर्ज भी और शरद भी, कि कम से कम समता पार्टी और जनता दल तो एक हो। तो ये हिमालयन टास्क मुझ पे और मेरे मित्र थे दिवंगत दिग्विजय सिंह, उनको सौंपा गया। 30 अक्टूबर 2003 को वीपी हाउस, विठल भाई पटेल हाउस में हम लोगों ने एक असंभव कामों को संभव किया और समता पार्टी का जनता दल में मर्जर होकर ये जनता दल यू बना। जॉर्ज साहब इसके पहले अध्यक्ष बने, मैं चीफ जनरल सेक्रेटरी बना। शरद यादव जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने, दिग्विजय सिंह महामंत्री बने, नीतीश कुमार जी एक्स चीफ मिनिस्टर, और ये चलता रहा। और ये तीनों लोग ही फिर बाद में शरद यादव अध्यक्ष बने, फिर नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने। तो किसी किस्म का कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पिछले कुछ दिनों से पार्टी का कुछ ऐसा वहां पर मैकेनिज्म बिल्डअप हो रहा है कि बिहार से बाहर की गतिविधियां बंद है। जॉर्ज के शरद के समय में आप याद करो 4-5 सीट हमें राजस्थान में मिलती थी, बांसवाड़ा में। मैं शरद नीतीश सभी लोग हैं वहां पर। हमें उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सीट मिलती थी। तो जो एनडीए था वो राष्ट्रीय स्तर पर था। अब मैंने 2-3 बार खूब प्रयास किए राजनाथ सिंह के समय, नड्डा जी के समय, लेकिन सीटों की तालमेल नहीं हो पाई। तो खाली बिहार की पार्टी को दूर से देखने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं था। एक दूसरा, शरद यादव के बाद नीतीश कुमार थे जिनसे मेरा कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट भी था। हम 52 साल पुराने दोस्त थे। जेपी मोमेंट में कभी हमारी मुलाकात हुई थी। और भाई मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जो मेरी उम्र की जो समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के लोग थे, उससे ज्यादा ईमानदार सच्चा कोई नेता नहीं। समाजवादियों के बारे में ये भी था, आपने भी सुना है कि 6 महीने अलग नहीं रह सकते, साल भर साथ नहीं रह सकते। तो नीतीश कुमार तो 21 साल रहा ना भाई। चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, रामनिवास यादव, इनको तो लंबा शासन चलाने का मौका मिला नहीं। 21 साल रहने के बाद भी कबीरदास का एक दोहा है, छीनी छीनी भीनी चुनरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धरती चदरिया। ये काम नीतीश कुमार ने किया और पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रियता कम हुई। तो मुझे मेरे सामने या तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं या फिर ये कठोर निर्णय। नहीं तो मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। पार्टी छोड़ते समय नेता 1 दर्जन आरोप लगाते हैं आजकल, ये उसने ये कर दिया ना। मैंने पार्टी की जो सदस्यता अभियान है उसमें हिस्सा नहीं लिया और ये कह करके कि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता इतनी आसानी से ना बनता ना पैदा होता, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं सदस्यता अभियान का हिस्सा नहीं हूं। और अगला कदम मैं क्या लूंगा मैं जल्दी बताऊंगा। अच्छा, मैं लोकदल का भी संस्थापक हूँ। बहुत कम उम्र थी मेरी। तो 9 अगस्त तारीखें मेरी याद रहती है। शरद यादव, नीतीश कुमार भी तारीफ करते हैं। 1974 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल बनता है। मैं छोटा कार्यकर्ता। बीजू पटनायक उपाध्यक्ष बनते, पीलू मोदी जनरल सेक्रेटरी बनते, कर्पूरी ठाकुर, रवि राज, कुंभाराम आर्य, चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम, आप तो सबके साथ कर चुके हैं, उनके साथ में पार्टी ज्वाइन करते। तो सब हिसाब किताब ये देख करके मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक समाजवादी पार्टी भी मेरे सामने थी, क्योंकि मुलायम सिंह के साथ भी बहुत निकटता से मैंने काम किया। एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा दिमागी तौर पे, वैचारिक तौर पे कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आपातकाल में जेल में रहा और एक दिन नहीं है, जैसे पतिव्रता औरत होती है ना, पति के अलावा किसी को नहीं देखती है, मैंने गैर कांग्रेसवाद के अलावा किसी को नहीं देखा। इसलिए भाजपा के साथ काम करने में मुझे कोई असहजता नहीं है। हाँ, 1-2 सवाल होते हैं जो उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन वो कोई कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं है। सॉरी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आई डिसएग्री विद यू रेस्पेक्टफुली। नहीं, बिल्कुल ठीक है।
सर आपने बहुत अच्छे से सारी बातें की, लेकिन अभी भी वो सवाल तो अनसुलझा है कि क्यों छोड़ना पड़ा। नीतीश कुमार के साथ 52 साल काम करने के बाद, समाजवाद की राजनीति में मजबूती से काम करने के बाद, आप उसे किसी भी तरह से लपेटें, शब्दों में कहें, मिठास में कहें, क्योंकि आपकी आदत है मिठास में बोलने की, लेकिन सच तो यह है कि आपको वहां से जाना पड़ा, ये लोग मानते हैं। और ये घटना हुई जबकि आपको मुख्य प्रवक्ता आप थे, मुझे जैसा याद आता जनता दल यूनाइटेड के, वहां से आपको छोड़ना पड़ा या हटाया गया, जो भी हुआ। कुछ दिनों बाद आपने कहा कि भाई मुझे नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या फैसला किया, नीतीश कुमार जी से मेरी कोई बात नहीं। इसका मतलब नीतीश कुमार जी से बात नहीं हो रही थी। और मैं इसे यूं कहूं कि आप पार्टी की नींव के पत्थर हैं, नींव के पत्थर को निकाल दें तो इमारत भरभरा कर गिरती है, कितनी भी बड़ी इमारत। ये विजय जी, मैं पार्टी का चीफ स्पोक्समैन था जी, मैं पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी था, मैं पार्टी का चीफ एडवाइजर रहा और मैंने इन पदों से इस्तीफा दिया, मुझे किसी ने हटाया नहीं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ इस्तीफे का मतलब भी वही है ना कि कोई ऐसा, कोई ऐसी बात थी, कोई यूं तो अपना घर नहीं छोड़ता ना। मैं उस पे भी आता हूँ। जी फिलिस्तीन का एक सवाल था। जी महात्मा गांधी ने प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हरिजन में लिखा है कि फिलिस्तीन जैसे फिलिस्तीनियों का है होना चाहिए, जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इस तरह से फिलिस्तीन जो है वो अरबों का इनका है। एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी ऑल पार्टी, उसमें मैं भी था। और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 77 में रामलीला मैदान में मेरे सामने मैंने इन कानून सुना कि मेरे फिलिस्तीन के मित्रों को डरने की जरूरत नहीं है, जो टू राष्ट्र नेशन, दो राष्ट्र, आप अलग और इजराइल अलग को हम मानते हैं और हमारी विदेश नीति में कोई फर्क नहीं है। मैंने इतना भर कहा तो एक दो मेरे पार्टी के मित्र हैं बिहार के, उनको ये अच्छा नहीं लगा। एक दूसरा, जब बांग्लादेश के का एक खिलाड़ी आ गया था उस समय और उसका ड्रामा भी, हुआ। तो डॉक्टर लोहिया का मैं ये इतनी सारी किताबें रखी हैं, डॉक्टर लोहिया ने लिखा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एका होना चाहिए। और ये मैं इन दोनों ने, लोहिया ने नहीं कहा, ये आरएसएस चीफ की भी राय थी, उनका भी कोट है मेरे पास, मैं पढ़ लिख करके बहस करता हूँ, ऐसे नहीं। तो मेरा ये कहना था एक खिलाड़ी अगर आ गया बांग्लादेश का तो मित्र राष्ट्र है, उसके लिबरेशन में हमारी भूमिका रही है, तो इतना उसको इशू नहीं बनानी चाहिए। फिर किसी ने उसको, उसके जो मालिक थे शाहरुख खान, उनको देशद्रोही फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं मानता। शाहरुख खान के पिताश्री आजादी के आंदोलन में रहे जब एक भी मुसलमान मुस्लिम लीग से बाहर नहीं होता था, और वो खान अब्दुल गफ्फार खान के मानने वाले थे और 18 साल की उम्र में शायद जेल गए थे। तो ये जो रिवाज चला है दैट एवरी मुस्लिम इज एंटी नेशनल, मैं उसको नहीं मानता, माफ करना। मेरा जो भी कोई कहता है मेरा उससे डिसएग्रीमेंट है। ये दो चीजें थी। मेरी पार्टी के एक दो नेताओं को ये भी असहज कर गई होंगी, ऐसा करके मैं मानता हूं, लेकिन बहुत विनम्रता से, बहुत संकोच से कहता हूं, नीतीश कुमार जी बेहतरीन तरीके से फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। अगर फैसला लेने की स्थिति में रहे होते तो उनकी मृत्यु की आखिरी सांस तक मैं उनके साथ है। ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, घुमा फिरा आप करके। विनम्रता, ये कुछ ज्यादा विनम्रता नहीं है क्या? मैं ये मानूं कि नीतीश कुमार जी इस पर चुप रहे, और यदि आप ये मानते हैं, आप देखिए थोड़ा सा मैं, आप बहुत विनम्र हैं और आप नीतीश जी का सम्मान करते हैं, हम सब भी करते हैं सम्मान, सम्मान की बात नहीं, लेकिन सच को सच के तरीके से देखिए। नीतीश जी यदि फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे तो केसी त्यागी ने उन्हें क्यों मुख्यमंत्री बनाया 2024? उस समय तो आप उसके सलाहकार थे, तो मैं आप अपराधी हैं। ये सुनिए मेरी बात। एनडीए का फैसला था, जी उसमें सर्वोच्च नेता दोनों भाजपा के, हमारी पूरी पार्टी और कई क्षेत्रीय पार्टी जो होती सब शामिल थी। ये तो मैं कमजोरी के साथ आपसे कहता हूँ, बिहार की जनता को आज भी दुख है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को आज भी दुख है, और मुझे भी दुख है। जिस नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली से निकाल करके नूतन बिहार बनाया, उससे उसको छोड़ना पड़े अपने जीवन काल में, ये असह्य है हम लोग। क्या है सर, थोड़ा सच, ये थोड़ा खुलकर बताइए ना मुझे बात। ये हमें व्यथित कर, ये बताइए किसने ये फैसला किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा या छोड़ा? आप नहीं इस मैं पर खुद
ये फैसले तो हो मैं गए। विजय जी, फ्रैंकली मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में। जी। मैं काफी दिन से फैसला मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है, मैं गया चुनाव में, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जी से प्रणाम हुआ, लेकिन जैसी मधुरता से बात होती थी, उसमें स्वास्थ्य कारण, मैं इसको बहुत एलोब्रेट नहीं करना चाहता, उसमें स्वास्थ्य कारण है। मेरी वहां पे भी उनसे हाउ डू यू डू हुई थी, उनका निमंत्रण मुझे मिला था और सेरेमनी का मैं वहां भी गया था, लेकिन कोई बातचीत का जो सिलसिला, जैसे घंटों घंटों बैठते थे। भाई मैं कहूँ, अगर शिवानंद तिवारी को छोड़ दिए और वशिष्ठ भाई को, तो तो उनके उन साथियों की परंपरा में मैं भी हूँ, बाकी तो सब बाद की उपज। जी। लेकिन वो पहले जैसे डिसीजन मेकर नहीं बचे थे। स्वास्थ्य भी एक फैक्टर है, उम्र भी एक फैक्टर है, ही 75 प्लस, सो एम आई। तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें होती हैं, उस पर डॉक्टर ज्यादा बताने की स्थिति में होंगे, मैं कम। ये समझाइए, ये फैसला बीजेपी का फैसला है, नीतीश कुमार जी का फैसला? 75 के तो प्रधानमंत्री जी भी है, एज तो कोई, और 75 के आप भी देखिए, हैं। अगर ऐसा नहीं है। बीजेपी का, आप अगर सवाल का अगर जवाब राजनीतिक तरीके से दीजिए सर, मैं आपको बहुत सम्मान से जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि आप एक एक बात को जानते हैं, इसमें कोई दुराग छुपाव की बात नहीं। मैं, ऐसा विजय सम्मान जी, आपके पास। ये भी क्या आपसे ये भारतीय विनम्रतापूर्वक जनता पार्टी कहना का चाहता फैसला हूँ, था? अगर इस फैसले में बीजेपी का भी साथ है, तो भी मैं उसको बुरा नहीं मानता। उसकी वजह, जेडीयू कभी भी, छोड़ करके 2010 को, बीजेपी से बड़ी पार्टी है। 2000 में जब नीतीश कुमार को ओथ दिलाई अटल जी ने, उस दिन भी हम छोटी पार्टी थे। 2004 में भी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे नीतीश कुमार, और जब याद करो, राष्ट्रपति के यहाँ हम अडवाणी जी के नेतृत्व में गए थे, लौटे हैं, बूटा सिंह ने विधानसभा भंग कर दी, उस कर दिन दी। भी बहुमत था नीतीश कुमार का, और वो मुख्यमंत्री बनते। 2005 में बीजेपी के एमएलए ज्यादा थे। 2010 एक साल है जब बीजेपी के एमएलए कम है। उसके बाद 4 बार और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, पिछली विधानसभा में हम 43 हैं, एंड दे आर एट 80 प्लस। तो मैं जेडीयू का फेनेटिक सपोर्टर होते हुए कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी का इस फैसला कराने में योगदान है, तो ये कोई मैं बुरा नहीं। बुरा मानने पर हम जा ही नहीं रहे, बुरा अच्छा, मैं कोई उसका वो नहीं हूँ जज, मैं तो केवल फैक्ट समझना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि भाई हमेशा जनता दल के एमएलए कम रहे, ये बात ठीक है। हाँ, 2020 के चुनाव में भी ये बात हुई कि 47 पर ही आ गए थे, लेकिन बने। अब जो लोकतंत्र 43, के, हाँ जी, 43, लोकतंत्र 44। के जो बड़े पुरोधा है त्यागी जी और नीतीश कुमार जी, उनको कैसे मान लूं कि 43 पे क्यों? इसका मतलब या तो आपको सत्ता की भूख थी, अब ये मत कहिए कि दबाव था। 43 एमएलए वाला 80-70 एमएलए वाली पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना रहे। अब इसको उसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा सवाल मैं समझना चाहता हूं, जो अमित शाह जी ने चुनाव से पहले कहा कि भाई हम फैसला बाद में करेंगे चुनाव के बाद, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भले ही अभी चुनाव तो लड़ा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और फिर कुछ समय बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री? मैं अगर अच्छे बुरे बीजेपी, पर नहीं जा रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर जा रहा हूं, मुझे अच्छे बुरे अगर का कोई। मैं तो आपसे पहले कह चुका, मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जेडीयू का संस्थापक सदस्य और नीतीश कुमार का मित्र होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यथित करने वाला फैसला है। लेकिन अगर बीजेपी हाईकमांड ने या अमित शाह जी ने ऐसा मन बनाया था, तो मैं उसको बुरा नहीं। हम क्यों बुरे नहीं मानने बीजेपी पर जा ही नहीं रहे, हम तो है? आपसे केवल समझना चाहते हैं कि जो त्यागी साहब नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी लोग हैं, जनता दल के फाउंडर मेंबर हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी 2024 के चुनावों में थी कि बीजेपी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि नीतीश कुमार की बजाय चुनाव के बाद यदि एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा? बीजेपी के नेता साथी वैसा मान करके चलते थे, और चूंकि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और जनता के एक बड़े हिस्से ने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे इस विश्वास के साथ वोट दिया था, तो जनता दल यू के नेता ऐसा मान करके चल रहे थे। मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ, ठीक है, बीच में दो राय नहीं। ठीक है। वैसे तो जनता दल यूनाइटेड ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया था। अब इससे एक जुड़ा और सवाल है कि आजकल लोग कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, और आपने भी कहा कि नीतीश कुमार जी अब फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, तो उन लोगों के कब्जे में है जिन पर नीतीश कुमार जी का दबाव है और वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं, और यदि उसे और आगे बढ़ाएं तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी से या तो प्रभावित है या आयातित है।
नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत इंटरनल मैटर्स होते हैं पार्टी के, और इसमें ऐसा कह कर के एक फैक्शनलिज्म का भी मैं हिस्सा नहीं होना चाहता, क्योंकि आज मैं जनता दल यू में नहीं हूँ। लेकिन मैं तो फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि काश नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते तो बिहार के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और मेरे जैसे समर्थक को अच्छा लगता। लेकिन गठबंधन की भी मजबूरियां होती हैं। जब नीतीश कुमार ने मांझी जी को बनाया था, मांझी जी के समर्थन में एक भी विधायक नहीं था, एक भी। अचानक उनके दिमाग में जब वो 2000, देखिए नीतीश कुमार ऐसा है, 2014 में हम चुनाव हार गए, बीजेपी से अलग हो गए। हालांकि ये भी मैं कह दूं, शरद यादव और मैं तब भी चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहे। शरद यादव का सबसे बाद में इस्तीफा होता है, कन्वीनरशिप जो थी कन्वीनर उनके पास है जी, कन्वीनर थे कन्वीनर वो। सबसे बाद में इस्तीफा होता है, क्योंकि अगर हम वहां से अलग होते हैं फिर दूसरा रास्ता कांग्रेस की तरफ जाता है। और हमारे पुरख होने, चाहे जेपी हो, लोहिया हो, चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, सारी जिंदगी वो गैर कांग्रेसवाद के नंबरदार रहे, जी झांका नहीं उन्होंने जाके उधर। और लोहिया ने और जेपी ने कब छोड़ा? 1948 में। वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हुए कुछ भी हो सकते थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो वो उनका जो आइडियलिज्म है वो हमारे अंदर भी कभी कभी हिलोरे लेता है, तो क्या संपूर्ण मैं नहीं इसको लेता। ये मानूं कि जब 2017-18 में जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ चला गया और 2023 में जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रभारी मुखिया के तौर पर इनिशिएट किया नीतीश कुमार जी ने, तो केसी त्यागी की सहमति नहीं थी। देखिए, ये देवीलाल जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है हिसार के अंदर। नीतीश कुमार, मैं और तेजस्वी यादव, उस समय तो आरजेडी भी हो गई थी, हिसार जाते हैं इकट्ठे। वहां पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, प्रकाश सिंह बादल और फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचूरी, राजा और भी कई नेता हैं। नीतीश कुमार पहली बार उस परंपरा को तोड़ते हैं जो गैर कांग्रेसवाद की कांग्रेस पार्टी के साथ लिए बगैर बीजेपी को नहीं हरा सकते। उनका वो एंटी बीजेपी इज्म है उससे। और इसमें सबसे बड़ी बाधा चौटाला साहब। चौटाला साहब कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। प्रकाश सिंह बादल का ही जन्म अभी जन्म ही कभी नहीं कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। हाँ जी। अच्छा, वामपंथी तो अपने रही। सांप्रदायिक विरोध के नाम पे चले भी जाते हैं। और बाकायदा नीतीश कुमार पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ अपना बन बना। वहां से हम लोग दिल्ली आते हैं। ये राज भी मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ। सोनिया जी से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से मिलते हैं। आपकी बड़ी पार्टी, आप लीड लीजिए, सबको इकट्ठा कीजिए। 6 महीने तक उनके जू रेंगना जानते हैं ना, उनके कान पे जू भी नहीं रेंगती। कॉन्फिडेंट है अपने राजकाज जैसे, तो परमानेंट ही रहते हैं राजा लोग। 6 महीने बाद फिर नीतीश कुमार पटना में मीटिंग बुलाते हैं, आप गवाह हो उसके। फिर सिलसिला चलता है ये बंगलुरु में, फिर मुंबई। बेंगलुरु, मुंबई में। लेकिन कोई अच्छा जी। हाँ, बेंगलुरु और मुंबई में भी बैठक होती है और उसके बाद हाँ, में कोई होती है, फैसला। होती है, क्योंकि तब तक कोई चीज ना कॉमन मैनिफेस्टो ना कॉमन कैंपेन। हाँ, मैं अभी कहता हूँ नीतीश कुमार जी को उसका संयोजक होना चाहिए था। उनसे काबिल और बढ़िया कोऑर्डिनेटर कोई नहीं। वी वर वेरी वेल with every political party and the particularly the regional party including नवीन पटनायक and all that। वो नहीं हुआ। अब ये जिस दिन अशोका होटल में मीटिंग होती, राहुल गांधी नीतीश को एड्रेस करते कि ममता जी आपके पक्ष में नहीं, ऐसी बात बड़े नेता को क्यों कहनी चाहिए अगर ये सच भी है। उस दिन फिर हमारा मन खराब होता है और हम लोग फैसला लेते हैं सेइंग गुड बाय टू इंडिया गठबंधन, जिसमें बनने से पहले इतने तिकड़ा में हो, बनने से पहले इतना अविश्वास हो, तो उसमें रहने से क्या फायदा। और वो दिन है जब पुणे बीजेपी के साथ हम लोग जाते हैं। और इतिहास गवाह है, ये मैं कहना नहीं चाहता, नीतीश कुमार संयोजक होते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते, तो इंडिया गठबंधन को भी फायदा होता। तो सर ये कौन सा प्रमोशन हो गया?
एक आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला करता है, और वो अब प्रधानमंत्री की कैबिनेट में बैठने के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत मैं बिटर तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इंतजार नहीं कर रहे। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं कर रहे इंतजार, लेकिन आप सोचिए कि केसी त्यागी से मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी लोगों में से आप रहे हैं। क्या उनकी पलटू राम की जो छवि है या नामकरण है उससे आप खुश हैं? और ये किसी ने दिया नहीं, उन्होंने खुद ने लिया है। आप 2002 याद कीजिए, जब रामविलास पासवान छोड़ जाते हैं तब तो नीतीश कुमार सरकार में रहते हैं, ठीक है, और जब पंजाब में जालंधर में जब मीटिंग होती है और हाथ खड़ा करते हैं तो उस पर नाराज हो जाते हैं। पटना में लंच को कैंसिल कर देते हैं। 2017 का 15 का इलेक्शन उनके खिलाफ लड़ते हैं। डीएनए और एनडीए का जो हिसाब किताब है वो सब होता है, और अब आप फिर से आकर कहते हैं कि मैं पलटूंगा नहीं, बदलूंगा नहीं, ये सब। तो ये जो पलटू राम की छवि है, देखिए ईमानदार होना, भ्रष्ट नहीं होना वो तो ठीक है, लेकिन एक पलटू राम भी तो राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है। आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं बची, जीरो क्रेडिबिलिटी है कि आपको 100 बार बोलना पड़ता है। विजय जी, उस घटनाक्रम को डिफेंड ना करते हुए देश की एक पार्टी बताइए जो पलटू राम नहीं है। बीजेपी से शुरू करूं या कांग्रेस से? बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को अपनी कैबिनेट में रखा, उनके बेटे को रखा, और बीजेपी का जन्म हुआ है जहां कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। फिर उनको छोड़ दिया, फिर वो चले गए मुफ्ती साहब की पार्टी के साथ। एक ही राज्य का बता रहा हूं मैं तो। अच्छा, पहले वो थे शिवसेना के साथ, फिर शिवसेना टूटी, उसके एक हिस्से के साथ हुए। कांग्रेस पार्टी तो अध्यक्ष पलटू रामों की, वो तो हर छठी महीने अपने दौर बदल। जिस ममता जी की दीदी को लेकर के राहुल गांधी उस दिन भाषण दे रहे थे, वहां एक सीट भी ममता दीदी ने नहीं दी। डीएमके के ऊपर सरकार टूटी थी हमारी। वो घटनाक्रम आपको याद होगा, आप तो बहुत एक्टिव थे। देवेगौड़ा जी वाली सरकार जब गिरी, जैन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो कांग्रेसी चाहते थे कि दोनों मंत्री हटाए जाएं डीएमके के, हैं? जब मने कर दिया देवेगौड़ा ने, उसके बाद तो समर्थन वापस लेते हैं। आज उसी डीएमके के साथ कई जगहों पर गठबंधन है। वहां पे जो विजयन साहब हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर, कहते हैं ये बहुत मेच्योर है, ये राजनीति के काबिल नहीं है। कौन? राहुल गांधी। हालांकि उस घटनाक्रम से नीतीश कुमार जी की छवि पर दाग लगे, जो बेदाग था जी, क्योंकि बार बार दल बदलना ये वो, लेकिन कई बार आदमी दिमाग से नहीं दिल से भी फैसला लेता है। तो नीतीश कुमार जी के दिल से लिए गए फैसले थे। मित्र होने के नाते मेयर शरद यादव भी उनके साथ रहते थे। ये हमारी मित्रता का कुछ भी परिणाम समझ लीजिए। सर अक्सर क्या होता है कि जब कमीज जो कुर्ता है वो ज्यादा सफेद हो ना, तो ज्यादा दागदार दिखाई देता है, जरा सा भी छींटा लगता है तो दागदार होता है, ये वजह है। अब एक और दाग की बात कर लेते हैं आपसे, फिर थोड़ा सा और सवाल करता हूं मैं कि नीतीश कुमार जी को एक नॉन करप्ट चीफ मिनिस्टर, नॉन करप्ट पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखा जाता है, और दूसरा वंशवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। जाते जाते निशांत कुमार जी की एंट्री को क्या आप एक और दाग नहीं मानते नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार 21 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक करीबी पारिवारिक मित्र होने के नाते में कहना चाहता हूं आपके चैनल सर, चाहता हूं कोई चैलेंज भी करे मुझको, उनके परिवार का कोई आदमी दफ्तर में, पार्टी के या सरकार के में कभी गया? इन 21 सालों में, बिहार की बात कर रहा हूं, दिल्ली में भी रहे, एक परिवार के आदमी को उन्होंने प्रमोट किया। इस बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उस दिन तक भी निशांत कहीं दिखाई दिए हों? पिछले दिनों उनकी अस्वस्थता को लेकर के, दिल्ली आगमन को लेकर के पार्टी के एक हिस्से को ऐसा लगा कि जैसे पार्टी के संचालन में दिक्कत आएगी, तो पार्टी के लोगों ने ही ये फैसला किया, पार्टी के वर्कर्स ने फैसला किया कि उसी परंपरा को जारी रखने के लिए और जरूरी हो गया है कि उनके बेटे की एंट्री हो। नीतीश कुमार ने कहीं भी, जैसे राजा अपने राजपुत्रों को राज तिलक करते हैं, नीतीश कुमार ने, हाँ, नीतीश कुमार की जीवित रहते हुए हुआ, ये सही है, लेकिन मतलब बिना निशांत कुमार के इकट्ठा नहीं रहती, आगे नहीं बढ़ सकती है।
जिस उनका आदमी मानना ने है, मेंबरशिप ली है वो जेडीयू उनका को लीड मानना कर। उनका मानना है, लेकिन नीतीश कुमार ने राज तिलक नहीं किया निशान, नहीं, तेरा ही आप जिसे क्या, आप क्या मानते हैं? आप इसे दाग मानते हैं कि नहीं मानते नीतीश नीतीश नहीं, कुमार को? दाग तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया। पूरी पार्टी का आपने देखा, नीतीश कुमार किसी फैसले में शामिल नहीं है। नीतीश कुमार ने कहीं नहीं कहा मेरा उत्तराधिकारी होगा। पार्टी अब जिस तरह की पार्टियां हो गई हैं, क्यों आप हमसे सब चीज कहलवाना मतलब चाहते आप ये कह रहे हैं कि पार्टी किसी और के कंट्रोल में चल रही है, ऐसा समझूं मैं? हैं? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन इसमें तो पूरी पार्टी एक है। नहीं, देखिए सर, निशांत निशांत आए, इसको लेकर के पार्टी में कोई मतभेद नहीं। नहीं, निशांत पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है निशांत को लेकर, लेकिन जिस क्रम में आप चलते हैं, जिस प्रतिष्ठा के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ चलते हैं, उस पर परेशान मुझे निशांत, मैं इसमें नहीं शामिल कर रहा, आप निशांत जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो उनका तय करना है और वो आ गए, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जो तय किया, अब इसको यूं देखिए, सावरकर को याद कीजिए, सावरकर 20 साल 25 साल जेल में रहे, लेकिन आखिर में आके उनको आज तक माफी वीर का सावरकर कह के उस पर सवाल खड़े करते रहे। उससे पहले जाइए हमारे पिछले इतिहास में, हिंदुत्व के इतिहास में रावण को सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, लेकिन आखिरी समय में जो फैसला उन्होंने किया उससे रावण विलन हो गए। उससे रावण की जो विद्वता थी, रावण का जो शिव के प्रति भक्ति थी और जो सब कुछ था, ताकत थी, वो सब खत्म हो गई। भीष्म को लीजिए, भीष्म से बड़ा तो कोई नहीं हुआ पितामह, लेकिन जब वो सिंहासन से अड़ गए तो भीष्म पितामह की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। तो आखिर में आप क्या फैसला कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप उससे याद किए जाते हैं। मैं नहीं मानता ये नीतीश कुमार का फैसला है, ये बिहार पार्टी का फैसला है। नीतीश कुमार ने एक सबूत कोई ला के बताए कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कुलीग्स को बुला करके कहा हो इसको बनाइए, जैसे आजकल नेता कहते हैं। मैं नहीं, तो एक ये दर्जन फैसला नेताओं है को, ना, उन्होंने मना नहीं किया, ये फैसला तो है, उन्होंने मना नहीं किया, मना तो कर सकते थे, इतना स्वास्थ्य उन्होंने तो ठीक है घोषणा नहीं नीतीश कुमार की, जी इसी का पे मैं नीतीश आपकी और कुमार जी अपनी का बहस इतना को स्वास्थ्य तो ठीक है कि मना कर सकते थे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने राज तिलक नहीं किया अपने हाथ से, जैसे राज्याभिषेक होते हैं। हाँ, उनकी पार्टी का बच्चा बच्चा ही चाहता है। आपके तो बिहार में संवाद रहते हैं, सब पार्टी के, चूंकि कलेक्टिव लीडरशिप में पार्टी चलती थी, ये भी नीतीश कुमार का मैं अच्छापन मानता हूं कि उसने किसी एक व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नहीं किया, जैसे लालू जी ने किया, जैसे और नेताओं ने नहीं, किया। मैं उस पर जा ही नहीं रहा, नीतीश को औरों से जोड़ा नहीं जा सकता, वो अलग चीज है। लेकिन अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी पर, जनता दल पर, कि क्या आपको लगता है कि निशांत के आने से ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है पार्टी का? निशांत की वजह से नहीं, पार्टी पर जिन लोगों का कब्जा है उससे, और भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट नियंत्रण है। आप इसको मान, मतलब कहना ना चाहें, आप जानते तो हैं, तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ जेडीयू है बिहार में। मैं विजय जी इसको दूसरे तरीके से लेना चाहता हूँ। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में बाद में आई, उससे पहले समाजवादी आंदोलन था, और लोहिया के और कर्पूरी ठाकुर के बाद ये जनता दल बना और जनता दल यू बना वगैरह वगैरह। जब तक समाज में असमानता है, जब तक समाज में गैर बराबरी है, जब तक ऊंच नीच का फर्क है, जब तक संसाधनों पे कुछ वर्ग विशेष का कब्जा है, जब तक सभी वर्गों के लोगों को अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक जनता दल यू जिंदा रहेगा। उसकी शक्ल क्या होगी, संगठनात्मक ढांचा क्या होगा, ये भविष्य बताएगा, लेकिन वो धारा नहीं खत्म होगी, ये मैं जिम्मेदारी साहब से कहना। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आपका, आपने अपना इतिहास बताया कि बहुत सारी बार गलती की आपने पॉलिटिकल फैसले लेने में, चरण सिंह के वक्त में, कर्पूरी ठाकुर के वक्त में, चंद्रशेखर के वक्त में बहुत सारी गलतियां की, उसके बाद भी केसी त्यागी बने रहे। अभी जो फैसला किया है, क्या इसको आप राजनीतिक गलती मानते हैं? आपने नहीं, मुलायम सिंह जी का जिक्र किया और आप गए आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी। आज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश जी की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ये अलग बात है कि सरकार में नहीं, आपको सरकार का मोह होगा तो आप आरएलडी के साथ आ गए, लेकिन क्या आप इसे आगे के लिए या समझ के राजनीतिक गलती के तौर पर तो नहीं देख रहे कि कहीं गलती हो गई? नहीं, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि सरकार का मोह मुझे होता तो मैं सेंट्रल कैबिनेट में चंद्रशेखर जी में मंत्री होता, ये स्वीकार कर ली।
मैंने इसलिए तो पूछा क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और मुलायम सिंह जी से केसी त्यागी के बहुत अच्छे संबंध रहे, और जो आदमी बिल्कुल चरण बहुत सिंह को छोड़कर चला जाए वो जयंत चौधरी के साथ जाए, तो कुछ तो बात होगी। देखिए, ऐसा है कि मैं गाजियाबाद से एमपी रहा, और जो जब जब अजीत सिंह जी का, मुलायम सिंह जी का बंटवारा हुआ, तो पश्चिम का जो जन आधार है चरण सिंह के नेतृत्व वाला, अच्छा, अजीत सिंह को हाँ, वो अजीत सिंह जी के साथ रहा, 20 से 20 जयंत चौधरी के साथ। अब मुझे बलिया और गाजीपुर जाकर के तो राजनीति और आजमगढ़ नहीं करनी। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, ये डॉट 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 मेरा ये कार्य क्षेत्र तब भी था। मैं गाजियाबाद से 4 चुनाव लड़ा लोकसभा का, मेरठ से एनडीए का कैंडिडेट रहा, मुजफ्फरनगर से मैं लोकसभा का चुनाव सपा की टिकट पे लड़ने गया था। तो मैं, ये मेरी कर्म भूमि रही है, और यहाँ कम्युनिकेट करने में, यहाँ मासी से, वर्कर से कम्युनिकेट कर, 99% वर्कर तो वही जिनको हम लोग छोड़ के गए थे। तो इसमें तो राजनीतिक अवसरवाद मत तलाश करना। अरे तो प्रमोद महाजन ने जो बात कही थी वो बात आज भी चालू हो सकती थी। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूत है, मेरे ख्याल से उस समय से भी ज्यादा मजबूत। हाँ, है हाँ, है तो फिर एल वो उनके जो पार्टी है जयंत चौधरी तो की, भारतीय आरएलडी के उम्मीदवार बन के कमल का चुनाव चिन्ह लड़ने से बेहतर है कि कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ना। काश काश भगवान मुझको ऐसी सद्बुद्धि देता कि मैं 91 में ही कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ता, क्योंकि भाजपा के एक बड़े नेता ने उस समय, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूं, और तुम 91 में, लेकिन हमें मंडल का भूत चढ़ा हुआ था सर पे, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, हमारे घरों पे तोड़ फोड़ हो रही थी, हमारे घर के बाहर नारे लग रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। अब ये जो बीमारी जो खुजली है ना विचार की, ये जाती नहीं है विजय, ये बड़ी भारी बीमारी है। क्या जनसंघ का या संघ का कोई बड़ा नेता एज ऑन टूडे पार्टी को वैचारिक तौर पर नकार करके क्या सीपीएम में भर्ती हो सकता है? कम ओबेस वैसी स्थिति मेरी है, विद ऑल माय रेस्पेक्ट टू ये आपका एनडीए टॉप लीडर। नहीं पता, ये एक बड़ा पॉलिटिकल कमेंट है, क्योंकि केसी त्यागी असहमतियों के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, गैर बराबरी के खिलाफ चुनाव मतलब पॉलिटिकल अपना जो जर्नी है वो पूरा करते रहे, और इन सब कारणों के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो क्या मैं ये मानूं कि भारतीय जनता पार्टी इन स्टैंडर्ड्स पर त्यागी साहब के हिसाब से खरी नहीं उतरती, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। आखिरी सवाल। नहीं, मैं फिर बीजेपी के साथ क्यों? मैंने 67 से जनसंघ के नेताओं के साथ काम किया। मैं जेपी मूवमेंट में, आज फैसला जब करना था जी, नहीं, ये साथ कोई आज का नहीं है। और फिर मैंने कह दिया मेरा जन्म गैर कांग्रेस आंदोलन का है। 19 महीने इमरजेंसी में मैं रहा तो रामलाल जी मेरे साथ थे, वाजपेयी जी मेरे साथ थे, मेरठ वाले राकेश जी मेरे साथ थे, पूरी संघ की लीडरशिप मेरे साथ थी, जनता पार्टी में हम साथ रहे, और पहला एनडीए 1983 में चौधरी चरण सिंह ने बनाया, अटल जी उसके सहयोग थे, चौधरी चरण सिंह उसके अध्यक्ष थे। तो जनसंघ से उस तरह से हमारा काम करने का कभी कोई परहेज नहीं था। 1 2 3 4 सवाल है। आज तो दुनिया भर के लोग कोई सी भी पार्टी के हों वो बीजेपी में आना चाहते हैं, और जिसके आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप कराए और फिर भी आप बीजेपी में नहीं आए। प्रमोद महाजन ने 40 साल पहले कहा, एक बार गलती सुधारने का मौका था ना। प्रमोद जी को बुला लो, मैं आ जाऊंगा। मतलब आज की लीडरशिप के साथ नहीं है आप? नहीं, ऐसा वर्तमान लीडरशिप के साथ भी मेरी कुछ है नहीं। सुनो, पिछले 15 सालों में जब से नई नेतृत्व संभाला है, एक शब्द मेरा मोदी जी के या अमित शाह जी के विरुद्ध नहीं। 1 2 सवालों पे मेरी असहमति रहती है। इतना तो जीने का अधिकार है भाई, भगवान ने इंसान बनाया है, तो इतनी असहमति का अधिकार तो हमको दे दो। लेकिन एक भी अपमान, मोदी जी से मेरे बड़ा अच्छा पार्लियामेंट में मिलते थे, बहुत बढ़िया। नहीं, अमित अपमान शाह की जी बात से नहीं है, भी। वो बड़ा नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो लाइन त्यागी साहब ने खींची है असहमतियों वाली, उसकी जगह शायद बीजेपी में नहीं हो, इसलिए त्यागी साहब ने सोचा हो। जो लाइन धर्मनिरपेक्षता त्यागी साहब ने सोची, वो लाइन पर बीजेपी खरी नहीं उतरती हो, शायद इसलिए सोचा हो। मैं प्रमोद महाजन जी को लाओ, तब बात करेंगे आपसे। क्योंकि वो दौर निकल गया। फिर मैं, सुनो ना, इतने लंबे समय तक
मैं ये नहीं कहता कि मेरी भूमिका नहीं थी। आप तो जानते हैं 20-25 साल से मैं खूब यहाँ दिल्ली में एक्टिव हूँ, 30-40 साल से। लेकिन संसदीय राजनीति के जो पद हैं, और भी अच्छे मिल सकते थे कि अगर मैं प्रमोद महाजन की बात मान लेता, या 91 में मैं तो 9th लोकसभा में एमपी रहा। मेरे साथ के तो 1, 2, 3 होंगे बस। अब तो लोग ही नहीं है। हाँ, मुझे नहीं याद पड़ता है कि 9th लोकसभा का कोई है। नहीं है, नहीं होंगे लोग, बहुत कम लोग होंगे। चुपचाप होंगे, कोई होंगे। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात रही। हमारी तरफ से तो हमेशा शुभकामनाएं आपके लिए, आप स्वस्थ रहें और जहां भी आप अच्छे से। मेरे शुभचिंतक हैं वैसे भी। हाँ।